जो इंडियन ज्योग्राफी का जो सीरीज चला रहे थे उसमें हम लोग पढ़ लिए थे विंध्य श्रेणी के बारे में। आज हम देखेंगे पूर्वी घाट के बारे में। यह है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट के बारे में यह है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट का निर्माण कैसे हुआ ये हम आपको बता चुके हैं। जो चट्टानों का चैप्टर था उसमें बताया था कुडप्पा भूसनती के बारे में। खैर अभी बस थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ कि जब भारत क्या हुआ, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ 120 मिलियन वर्ष पहले, तो उस क्रम में क्या था कि यहाँ पे दो भूसनतियां बनी। जब भारत यूरेशिया से टकराया, यानी जो यूरेशिया का पार्ट था उससे जब टकराया भारत, तो उस टाइम पे दो भारत में भूसन्नति थी। एक विंध्य भूसन्नति और एक यहाँ पे कुडप्पा भूसन्नति। तो जब कुडप्पा भूसन्नति थी तो उसी में क्या हुआ, जब फोल्ड पड़ा, बलन पड़ा, तो उससे क्या हुआ, पूर्वी घाट बना, यानी कुडप्पा भूसन्नति। यहाँ पे क्या था, कुडप्पा भूसन्नति। तो भूसन्नति क्या होती है हम बता चुके हैं। तो इसी भूसन्नति में नदियां कोई अवसाद लाकर जमा की। जब नदियां अवसाद लाकर जमा की तो इसी अवसाद के फोल्ड से क्या हुआ, पूर्वी घाट का निर्माण हुआ। अब पूर्वी घाट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भारत के पूर्वी तट पे है। जब इधर की तरफ आ जाएंगे तो भारत के पश्चिम में है तो ये पश्चिमी तट हो जाएगा। ये ऐसे बना रहा हूं, ये पूर्वी घाट है। ऐसे ये कंटिन्यूअस है नहीं, ये सतत है नहीं। ये किस रूप में है, ये पहाड़ियों के रूप में है। ये क्या है, पहाड़ियों के रूप में है। ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन इसको अभी कंटिन्यूअस इसलिए बना रहा हूँ बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये पूर्वी तट पे है। तो पूर्वी तट पे इसलिए इसको पूर्वी घाट, पश्चिमी तट पे इसीलिए इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो ये पूर्वी घाट का निर्माण कैसे हुआ यहाँ लिख लीजिए बस, कुडप्पा भूसन्नति से। पूर्वी घाट का निर्माण कुडप्पा भूसन्नति से हुआ और यह ये विंध्य श्रेणी है से क्या है, पुराना है। विंध्य श्रेणी से भी पुराना है और ये जो पश्चिमी घाट बनेगा उससे भी पुराना है। यानी अरावली श्रेणी बना, अरावली के बाद, अगर भारत में अरावली के बाद सबसे पुराना पूछा जाएगा तो ये है, ये पूर्वी घाट जो है पूर्वी घाट है। यानी इससे सबसे पुराना अरावली रेंज, इसके बाद ये पूर्वी घाट है। तो ये विंध्य श्रेणी से भी पुराना है। और इसका निर्माण कैसे होता है, कुडप्पा भूसन्नति से होता है। इसकी लंबाई है लगभग, इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर के आसपास। इसकी लंबाई है 1350 किलोमीटर। इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा ये कितना है, लगभग 1680 मीटर। ये लगभग 1680 मीटर। और ये कहाँ है, आंध्रा में है, यानी आंध्र प्रदेश में। इसके बाद इसकी जो सेकंड सर्वोच्च चोटी होगी, सेकंड चोटी वो कौन है, महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी वो कहाँ है, उड़ीसा में। और कितनी है ये, 1501 मीटर, 1501 मीटर। तो जो सर्वोच्च चोटी वो है जिंदगढ़ा में। ये लगभग का साइन है, एक इक्वल टू का साइन ऐसे होता है और जब लगभग लगाना होता है यानी उसके जस्ट बराबर तो
इस टाइप से लगाया जाता है। तो ये है लगभग लगभग का साइन। तो ये क्या है, 1680 मीटर है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो महेंद्रगिरी है। तो ये जो पूर्वी घाट है ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? मान लीजिए कोई पूछ सकता है कि ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, ये कंटिन्यूअस कैसे है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, यानी ये सतत है, ये सतत नहीं है। तो ये सतत इसलिए नहीं है क्योंकि जब ये बना तो उस बनने के बाद जब यहाँ पे देखेंगे, जब पश्चिमी घाट बना इसके बाद आगे चलकर में क्या हुआ, पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ। जब पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ तो यहाँ से अनेक नदियां क्या हुई, यहाँ से प्रवाहित होना शुरू हुई, जैसे गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, कावेरी नदियां हुई। तो जब ये नदियां फ्लो की, और ये काफी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ये काफी बड़ी बड़ी नदियां हैं, और इसके बाद इसकी अनेक सहायक नदियां हैं, गोदावरी की भी, इसके बाद कृष्णा की भी, इसके बाद कावेरी नदियां की भी। तो अनेक सहायक नदियों द्वारा इतना जल लाया जाता था, क्योंकि ये जो एरिया है जब बारिश भी ज्यादा होती है, हम आपको आगे चलकर इसी में बताएंगे कैसे बारिश ज्यादा होती है, लेकिन इस एरिया को मान लीजिए कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। जब बारिश ज्यादा होती है तो ये नदियां क्या होगी, काफी जल लाएगी। और ये जो एरिया है ये पठारी नुमा है। ये जो इसकी ऊंचाई है, ये जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई की अपेक्षा इसकी ऊंचाई कम है, यानी इसकी ऊंचाई कम होगी इस पश्चिमी घाट की अपेक्षा। तो यहाँ से नदियां क्या होगी, तीव्र गति से यहाँ आएगी, यहाँ नदियां आएगी। जब यहाँ नदियां इस पे आएगी तो इसको क्या करेगी, नदियां का अगर मान लीजिए स्पीड, अगर ढलान से नदी उतर रही है तो उसका स्पीड ज्यादा होगा। जब ये स्लोप से उतर रही है नदियां तो उसका स्पीड, अगर वेग ज्यादा है तो ये नदियां क्या करेगी, कटान करेगी। जब नदियां कटान करेगी तो उसी कटान से, यानी उसके अपरदन से, जो नदियों के धाराएं हैं, धाराओं के अपरदन से, इसके बाद यहाँ पे जब बायोडायवर्सिटी इस क्षेत्र में बहुत अधिक है, पेड़ पौधे, तो उसके भी, यानी पौनों द्वारा इसको अपरदित किया गया, जल द्वारा इसको अपरदित किया गया, और कुछ ह्रास इसका मनुष्य द्वारा भी किया जा रहा है, यानी मनुष्य द्वारा भी यहाँ पे ह्रास किया जा रहा है वनों का इस क्षेत्र में। तो उसके अपरदन से भी ये नदियां, ये जो पर्वत है वो कंटिन्यूअस रूप में नहीं पाए जाते, यानी सतत रूप में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो जब ये कंटिन्यूअस नहीं है तो ये पहाड़ के रूप में पाया जाता है। तो ये अनेक पार्टों में क्या हुआ है, कट छट गया है, अनेक पार्टों में ये टूट गया है। तो हम लोग उसी को देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट किस क्षेत्र में है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन दे देता है इसको पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए। पहले हम मान लेते हैं उड़ीसा का, ये वाला एरिया, ये उड़ीसा है, उड़ीसा से ये लगा हुआ, उड़ीसा से ये लगा हुआ आंध्र प्रदेश है, और यहाँ से ये वाला एरिया, यहाँ से ये केरल है, ये केरल। तो ये वाला एरिया जो है ये तमिलनाडु का है। तो ये जो मेनली है ये इसी क्षेत्र में पाया जाता है, यानी उड़ीसा, इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तो मेनली इसी 3 क्षेत्र में पाया जाता है। कौन, पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट यहाँ शुरू होती है गरजात की पहाड़ियाँ, यहाँ शुरू होती है गरजात की पहाड़ियाँ। तो ये जो उड़ीसा वाला पार्ट है, ये वाला, ये है गरजात की पहाड़ियाँ, गरजात की पहाड़ियाँ, गरजात की पहाड़ियाँ, यहाँ बना ले रहा हूँ उड़ीसा, ये मान लीजिए उड़ीसा है। तो यहाँ पे जो पर्वत है ये है गरजात की पहाड़ियाँ, गरजात की पहाड़ियाँ। गरजात की पहाड़ियों के बाद यहाँ पे देखेंगे महानदी बेसिन है, इसके बाद यहाँ पे मलयगिरी, ये वाला जो एरिया है ये है मलयगिरी।
मलयगिरी। मलयगिरी के बाद यहाँ पे देखेंगे ये आ जाएगा, मलयगिरी के बाद यहाँ महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, और ये सब सेकंड सबसे हाईएस्ट पीक है हम बताए हैं। तो इसका मतलब ये जब सेकंड हाईएस्ट पीक है इस चोटी, ये पर्वत का, पूर्वी घाट का, तो मान लीजिए पूछ दिया कि उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी, तो महेंद्रगिरी होगी। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिंदगढ़ा है जो कि आंध्र प्रदेश में है, और सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन थी, महेंद्रगिरी। तो ये महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो महेंद्रगिरी उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटियां लिख लीजिए, उड़ीसा की सबसे उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद ये आ जाता है इस आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में यही बना लीजिए जिंदगढ़ा है, यहाँ बना लीजिए जिंदगढ़ा है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये है नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, ये है नल्ला मलाई, यानी ये मान लीजिए यहाँ से आंध्रा शुरू हो रहा है, आंध्रा। तो यहाँ पे क्या है, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई। या इसके बाद यहाँ पे वेनकोंडा, वेनकोंडा, वेनकोंडा के बाद यहाँ पे देखेंगे एक आता है पालकोंडा, पालकोंडा, वेनकोंडा और पालकोंडा, पालकोंडा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आती है नागरी, कौन सी, नागरी पहाड़ियां। तो ये यहाँ पे बना लीजिए जिंदगढ़ा है, ये है जिंदगढ़ा, जिंदगढ़ा है, जिंदगढ़ा है। ये इसकी सबसे ऊंची चोटियां लिख लीजिए, सबसे ऊंची चोटी, जिंदगढ़ा। तो नाला मलाई, वेनकोंडा, पालकोंडा और नागरी, ये सब पहाड़ियां कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में है, ये उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश का एरिया है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा सेवराय की पहाड़ियां, ये आ जाएगा जावरी की पहाड़ियां। सबसे पहले जावरी, ये है जावरी, जावरी। यहाँ पे है नाला मलाई, यह है वेनकोंडा, यह है पालकोंडा, पालकोंडा के बाद ये है नागरी। यानी यहाँ के बाद ये मान लीजिए तमिलनाडु शुरू हो रहा है, यहाँ तक ये कुछ इस टाइप से मान लीजिए यहाँ पे तमिलनाडु है। तो ये नागरी, नागरी के बाद यहाँ यह है जावरी, जावरी पहाड़ियां। जावरी के बाद यहाँ पे देखेंगे यह जाएगा सेवराय की पहाड़ी, सेवराय, नागरी सेवराय। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाता है, यहाँ पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिल जाता है, जिसको बोलते हैं नीलगिरी, नीलगिरी की, नीलगिरी की पहाड़ियां, या इसको बोलते हैं नीलगिरी, बस याद रखिए इसको नीलगिरी बोलते हैं। तो यहाँ पे नीलगिरी जो पर्वत है या पहाड़ है, वहां पे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। इसके बाद इसके नीचे में जो पहाड़ियां पाई जाएगी, जैसे नीलगिरी के बाद अन्नामलाई, कार्डमम, कार्डमम के बाद पालिनी पहाड़ियां, इसके बाद नागरकोई पहाड़ियां। तो जो वो पहाड़ी पाई जाएंगी वो सब किसकी, मतलब किसके पार्ट होंगे, वो सब पश्चिमी घाट के पार्ट है, न कि पूर्वी घाट के पार्ट है। पूर्वी घाट यहीं पे आके खत्म हो जाता है, यानी नीलगिरी के पास पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट यहीं पे मिल जाता है। इसके बाद पूर्वी घाट का आगे में एक्सटेंशन नहीं होता है। तो
आगे में जो एक्सटेंशन होगा वो किसका होगा, पश्चिमी घाट का होगा। तो नीलगिरी, तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था शायद यहाँ से, नागरी, जावरी, सेवराय, नीलगिरी, पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए। ये तो यूपीएससी क्वेश्चन है या किसी पीसीएस का, ऐसी कुछ किसी पीसीएस का या यूपीएससी का, मतलब इसी पीएससी का ही क्वेश्चन है ये, कि उत्तर से दक्षिण या फिर दक्षिण से उत्तर, ऐसी कुछ दिया गया, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण मान लीजिए, इसको क्रमबद्ध सजाइए। 4 चोटियां दी हुई थी, उसमें पूछ दिया था उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, उसको क्रमबद्ध सजाइए। तो इसीलिए हमें लिखा दिए हैं कि जो पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं उसमें गरजात की पहाड़ियां, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, इसके बाद ये तो चोटी है, इसके बाद नालामलाई पहाड़ियां, वेनकोंडा, पालकोंडा, नागरी, इसके बाद जावरी पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ियां, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां। ये है उत्तर से दक्षिण क्रम। तो जो कृष्णा और गोदावरी के बीच में, मान लीजिए पूछेगा कि कृष्णा और गोदावरी के बीच में ये पर्वत है या नहीं, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में इसको पूरी तरह से अपवर्दित कर दिया है, तो कृष्णा और गोदावरी के बीच में ये पर्वत है ही नहीं। कृष्णा प्लस गोदावरी नदी के बीच पर्वत नहीं है, ये पर्वत नहीं है। नहीं, जो मेनली पर्वत पाया जाएगा जो सतत रूप से, वो इसी क्षेत्र में पाया जाएगा, जो सतत रूप से पाया जाएगा वो इस क्षेत्र में ही कंटिन्यूअस होगा। इधर अनेक नदियों ने काट छाड़ दिया है, तो कंटिन्यूअस रूप से ये इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये तो इसका क्रम हो गया। ये क्या हुआ, इसका क्रम हो गया। तो इसमें किस टाइप की चट्टानें पाई जाएगी, तो इसमें भी आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। किस क्रम की, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जैसे ग्रेनाइट, नीस, इसी भी उसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये जो पूर्वी घाट का है, अब यहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत अधिक पाई जाती है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता, यहाँ बायोडायवर्सिटी अधिक पाई जाती है, अब यहाँ पे क्यों अधिक पाई जाती है भी देखिए। तो जो ये पूर्वी घाट वाला एरिया है, ये वाला एरिया, तो इस वाले एरिया में क्या होता है कि जब भारत में मानसून इंटर करता है, हम इसे भारत का मानसून पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए जान जाइए कि जब भारत में मानसून इंटर करता है यहाँ से, तो यहाँ से मानसून इंटर कर भारत में 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। जब इससे टकराता है हवा यहाँ पे, तो यहाँ से 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। एक शाखा इधर की तरफ आ जाती है, एक शाखा यहाँ चली जाती है, और एक शाखा, एक ब्रांच यहाँ चली जाती है। तो जब ये ब्रांच यहाँ चली जाती है, तो अगर हवा में इस क्षेत्र में क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो हवा में भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये समुद्र से क्या करेगी, नमी को अवशोषित करती है। जब नमी को अवशोषित करेगी, इसके बाद ये हवाएं जब इस पर्वत से टकराएगी, ये हवाएं पर्वत से यहाँ टकराएगी, जब यहाँ पे टकराएंगी तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी तो इन हवाओं में जो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिलकर इसकी बूंदें बड़ी बड़ी हो जाएगी। जब बूंदें, पहले तो ये ह्यूमिडिटी, यहाँ मान लीजिए इस क्षेत्र में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो हवा इसे टकराने के बाद हवा ऊपर की तरफ उठी। जब ऊपर की तरफ उठेगी, इसके बाद वही जो ऊपर की तरफ हवा उठेगी तो यहाँ पे इस क्षेत्र में अधिक बारिश कराएंगी। जब इस क्षेत्र में अधिक बारिश होगी, तो जब जहाँ अधिक बारिश होती है वहाँ पे
अधिक पेड़ पौधे विकसित होते हैं, वहाँ पे डेवलप होंगे। तो जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक विकसित होंगे वहाँ पे जीव जंतु भी अधिक पाए जाएंगे। तो इसीलिए इस क्षेत्र में देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी अधिक है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी अधिक है, जैव विविधता अधिक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होती है। इस क्षेत्र में 100 से 150 सेंटीमीटर तक लगभग बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी अधिक पाई जाती है। तो अब अधिक क्यों हो गई ये आपको पता चल गया। अब जो इसके सहारे जो मैदान डेवलप हुआ है यहाँ पे, जो हम बताए थे पूर्वी तटीय मैदान, वो पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। ये हम आपको वहां बताए थे कि पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा है। अब पूर्वी तटीय मैदान अधिक चौड़ा क्यों है, इसका भी रीजन देखिए। जो पूर्वी तटीय मैदान है, यहाँ पे इस क्षेत्र से जो नदियां आती हैं, तो जब ढाल देखिएगा, और मान लीजिए हम इधर से इधर की तरफ ढाल देख रहे हैं, तो ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के बाद ये दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार के बाद यहाँ पे पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट के बाद ये वाला लगभग मैदानी इलाका है, ये वाला। तो यहाँ से तो ढाल जो है पूर्वी घाट, यहाँ तो ढाल बहुत तेज है, यहाँ पे अधिक ढाल है, यानी ये लगभग 45 डिग्री पे है। यहाँ पे ढाल लगभग अधिक है। लेकिन जो ये वाला ढाल है, ये जो दक्कन का पठार वाला ढाल, ये काफी मंद है, यानी बहुत थोड़ा है। ये लगभग ये 6 से 11 या 12 डिग्री का यहाँ ढाल है इस क्षेत्र में। तो जब इस क्षेत्र में ढाल कम है तो नदियों का वेग क्या होगा, तेज होगा, कम होगा। जब नदियों का वेग कम होगा तो ये नदियां, जो वेग कम होगा, ये नदियां जो भी अवसाद इधर से लाएंगी वो इधर क्या करेंगी, पाटते चलेंगी। तो जब नदियां यहाँ पे आती है तो यहाँ पे लगभग इसकी ढाल एकदम स्लोप जो है नगण्य, मान लीजिए नगण्य नहीं बोल सकते, मतलब स्लोप बहुत कम हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब स्लोप बहुत कम हो जाएगा तो जो नदियां अवसाद लाएंगी, जब स्लोप कम हो जाएगा तो नदियां यहाँ पे क्या करेंगी, इसको अवसाद को पार देंगी। क्योंकि अब जानते हैं कि जब नदियों का वेग अधिक होगा तो उसको जो है अवसाद ढोने की क्षमता भी अधिक होगी, यानी वो काफी तेज गति से अवसाद को दूर तक बहाकर लेकर आसानी से जा सकती है। लेकिन जैसे ही उसकी वेग कम हो जाएगी, यानी जैसे उसकी स्पीड कम हो जाएगी, धाराओं की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो जो भी अवसाद लाई है, अवसाद को उसको ढोने की शक्ति नहीं रह जाएगी। जब नहीं रह जाएगी शक्ति तो क्या करेंगे, उसी अवसाद को वहीं पे पाट देंगे, यानी वहीं पे बिछा देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जो अनेक नदियां हैं इस क्षेत्र में, कृष्णा है, गोदावरी है, गंगा नदी है इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के अवसाद लाती हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में ढाल बहुत अधिक होने के कारण यहाँ से नदियां निकलती हैं, इसे कटान करते हुए आती हैं, और जैसे ही यहाँ स्लोप इसको कम मिला तो ये क्या करेंगे, अपनी अवसाद को यहीं पे पार देती हैं। तो इसीलिए जब अवसाद यहाँ बिछा देंगी, तो इसीलिए जो ये मैदान है, ये पूर्वी तट का मैदान, ये इस क्षेत्र में चौड़ा होता है अपेक्षा पश्चिमी तट के मैदान के। क्योंकि पश्चिमी तट के मैदान जो बनाए जाएंगे, मैदान कैसे बनाए जाते हैं, तो मैदान इन्हीं नदियों के अवसाद द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो पश्चिमी तट की नदियां एक तो छोटी छोटी नदियां हैं, और जब आपको पश्चिमी तट पढ़ाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे कि यहाँ जो नदियां हैं काफी छोटी छोटी नदियां हैं, और ये नदियां ऊपर से नीचे गिरती है, यानी बहुत तीव्र ढाल से नीचे गिरती है, तो उसका स्पीड भी ज्यादा होता है। और ये छोटी छोटी नदियां तो उतना ज्यादा अवसाद ला नहीं पाती हैं। जब ला नहीं पाती हैं और ये क्या करती हैं कि डायरेक्ट अपना जल इतनी तीव्र गति से आती हैं कि अपना जो जल है इसको डायरेक्ट अरब सागर में फेंकती हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मैदान है ये बहुत सकरा है यहाँ पे, यानी सकरा नहीं बोल सकते, इसकी अपेक्षा यहाँ पे कम है, यानी यहाँ पे बहुत चौड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसकी चौड़ाई की अपेक्षा ये जो पश्चिमी घाट है ये काफी चौड़ाई इसकी कम है। तो अगर अगर एक मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चावल प्रोडक्शन की क्षमता है, चावल प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो पश्चिमी घाट में ज्यादा होगी या पूर्वी घाट में, क्योंकि यहाँ पे मैदान चौड़ा है, अनेक प्रकार की नदियां हैं, नदियों का स्पीड भी कम है, सिंचाई भी आसानी से हो सकती है, तो इस क्षेत्र में जो है चावल की प्रोडक्शन बहुत अधिक होगी अपेक्षाकृत इस पश्चिमी क्षेत्र के
अपेक्षा, यानी पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान में चावल की खेती अधिक होगी। तो ये था पूर्वी घाट के बारे में। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। इसके बाद हम लोग दक्कन का पठार देखेंगे। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।